बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोग यूनिट 14 पार्टिकल फिज़िक्स के जो टॉपिक्स हैं चैप्टर के उनका बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम लोग अपने पहले टॉपिक का स्टार्ट लेते हैं अल्लाह का नाम लेके, विच इज़ कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। बच्चों, ये जो आपका पूरा यूनिट है ये थ्योरेटिकल यूनिट है, तो बजाय इसके कि मैं थ्योरी सारी की सारी आप लोगों के लिए इधर बोर्ड के ऊपर लिखूँ, तो मैं अपना ज़्यादा जो फ़ोकस है वो थ्योरी को एक्सप्लेन करने में लूँगा ज़्यादा टाइम। जबकि इस थ्योरी को अगर कोई टॉपिक आप लोगों को एग्ज़ाम में आ जाता है तो उसको आपने कैसे लिखना है, क्योंकि आप लोग अगर बुक देखेंगे तो आपकी बुक में किसी किस्म की कोई टॉपिक्स में मोस्टली हेडिंग्स मौजूद नहीं है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो आपके पास ये थ्योरेटिकल चैप्टर है उसको एक हेडिंग की फॉर्म में आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूँ, ताकि पेपर में आप लोगों को अटेम्प्ट करते हुए एक तो आप लोगों की प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए और आप लोग इसको अच्छे तरीके से टैकल कर पाएँ। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, विच इज़ कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखें जी, सबसे पहले कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन में इंट्रोडक्शन के तौर पर आप लोगों ने जो पहली हेडिंग लगानी है और इसमें लिखना क्या है, पहली बात आप लोगों ने ये चीज़ लिखनी है कि जैसे आपके पास आपने मैकेनिकल सिस्टम पढ़ा और आप लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम पढ़ते हैं, तो देखें इन दोनों टाइप के सिस्टम्स में जो जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो वो प्रोसेसेस इस अंदाज में होने चाहिए कि आपके पास जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो वायलेट ना हों। तो बच्चों, इसी तरह से लाइक अ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस या कोई भी आपके पास मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है, तो इन्हीं प्रोसेसेस की तरह आपके पास जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर प्रोसेस हैं, मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मेरी डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी वो आप लोग देख आएँ, ताकि आप लोगों को इस यूनिट में आने इस सॉरी टॉपिक में आने वाली जो आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो कंफ्यूज ना करें। तो देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि जैसे आपके पास मैकेनिकल सिस्टम और आपके पास थर्मोडायनामिक सिस्टम में जो प्रोसेसेस होते हैं उसके दौरान आपके पास जितने भी फिज़िक्स के लॉज हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए, उनके लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान भी आपके पास कुछ लॉज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि ओबे होने चाहिए, सो दैट कि इन रिएक्शंस या इन न्यूक्लियर प्रोसेसेस के दौरान भी आपके पास जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं वो वायलेट ना करें। तो यही जो आपके पास लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं फर्दर ये हमें हेल्प करते हैं मैटर की एटॉमिक लेवल के ऊपर बिहेवियर को समझने के लिए। तो वो दो लॉज कौन से हैं जो कि हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान शुड बी फुलफिल, सो दैट कि आपके पास फिज़िक्स के लॉज वायलेट ना हों। तो वो जो दो लॉज हैं वो हैं आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इन्हीं लॉज को, ये सारी बात जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की है बच्चों, ये मैं आप लोगों को नीचे जो है वो डिस्प्ले भी करवा दूंगा, आप लोग यहाँ से चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम वन बाय वन इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहला देखें वो है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप लोग जब भी पेपर में अटेम्प्ट करें, अगर ये आप फर्ज कर लें आपको ये टॉपिक आता है तो आपने इसी तरह से इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग लगानी है, उसमें ये सारी बातें लिख के उसके बाद आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हेडिंग लगा देनी है, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाले लॉ को स्टेट करना है। आसान सी बात वो कहता है कि जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं ना, कि एक्सटर्नल फोर्सेस अगर नहीं हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस या तो आपके पास जो टोटल मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो कंजर्व रहना चाहिए। बिल्कुल उसी स्टेटमेंट से मिलती जुलती स्टेटमेंट यहाँ भी है कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में जब आपके पास पार्टिकल्स के दरमियान किसी किस्म का भी इंटरेक्शन हो, तो इस इंटरेक्शन के दौरान आपके पास इंटरेक्शन से पहले और इंटरेक्शन के बाद जो आपके पास टोटल चार्ज है सिस्टम का वो आपके पास क्या रहना चाहिए, शुड बी रिमेन सेम, वो आपके पास सेम रहना चाहिए। दैट इज इन एनी क्लोज सिस्टम द टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर एन इंटरेक्शन मस्ट बी रिमेन सेम। समझ आ गई ये पहली बात स्टेटमेंट की। अब हम इसी स्टेटमेंट को इस एग्जांपल्स के बिहाफ पे अंडरस्टैंड करते हैं, तो गौर से इस चीज़ को समझिएगा। देखें यहाँ पे मैंने ये पहली एग्जांपल कंसीडर कर ली, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में बाय द वे एग्जांपल्स नहीं है। तो देखिए पहली जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास ये एक हीलियम का न्यूक्लियाई है।
हीलियम के न्यूक्लियाई को ही हम इसी लेक्चर के एंड पे देखते हैं, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स के इसी हीलियम को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो देखिए रिएक्शन हो रहा है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है दो न्यूक्लियाई के दरमियान, हीलियम के दरमियान यानी अल्फा पार्टिकल, और दूसरा आपके पास है नाइट्रोजन के दरमियान। अब आपने अपनी सारे जो तवज्जो है वो रखनी है किसकी तरफ, इसमें जो चार्ज नंबर है उसकी तरफ। मैं इसे पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम उसका क्या कहते हैं, चार्ज नंबर कहते हैं। और इसको हम कहाँ पे लिखते हैं, जो भी हम एटम का सिंबल इस्तेमाल करते हैं उसके सबस्क्रिप्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे ये हीलियम है तो इसका जो चार्ज नंबर है वो क्या होगा, वो होगा 2। नाउ ये रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, तो इसका जो चार्ज नंबर है या एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7। अब अगर आप देखें तो रिएक्शन से पहले चार्ज कितना है, रिएक्शन से पहले अगर हम देखें तो हमारे पास चार्ज है 2 + 7 9। अब ये रिएक्शन के बाद आपको एक ऑक्सीजन का आइसोटोप मिलता है और एक हमें मिलता है यहाँ पे प्रोटियम यानी H11, या आप इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसका जो चार्ज नंबर है ये है 1, और जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है इसका चार्ज नंबर है 8। तो 8 + 1 9, 7 + 2 9। तो आपके पास रिएक्शन से पहले भी चार्ज नंबर 9 था, रिएक्शन के बाद भी आपके पास चार्ज नंबर 9 ही है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम कहते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान आपके पास चार्ज नंबर जो है वो कंजर्व रहता है। इसी तरह से आप इसकी सेकंड एग्जांपल देख लें, जो कि बेसिकली एक डिके का प्रोसेस है जिसमें यूरेनियम का एक आइसोटोप विद द एटॉमिक मास 238 ये डिके करता है और वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे कि आपके पास यूरेनियम में यानी डिके से पहले, चूँकि इसमें इंटरेक्शन भी आ सकता है पार्टिकल के दरमियान, कोई डिके का प्रोसेस भी आ सकता है, ये मैं पिछले लेक्चर में मैं बार बार रेफर करूँगा कि वो देख कर आएँ। ये मैं न्यूक्लियर प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि चाहे फिशन का रिएक्शन हो, फियन का रिएक्शन हो, डिके के प्रोसेसेस हों, इन तमाम के दौरान आपके पास ये सारे के सारे कंबाइनली क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस, यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस में चेंज इन्वॉल्व हो। ओके, तो देखिए ये डिके का प्रोसेस है, इसमें अगर आप चार्ज नंबर के ऊपर अपनी तवज्जो रखें तो देखें रिएक्शन से पहले यानी डिके होने से पहले आपके पास चार्ज नंबर है 92। अब ज़रा गौर करें कि जब ये थोरियम बन चुका है तो रिएक्शन डिके होने के बाद ये थोरियम में कन्वर्ट हो गया टू गेन द स्टेबिलिटी, और साथ में आपको मिला एक अल्फा पार्टिकल विच इज़ हीलियम न्यूक्लियर। नाउ अब आप चार्ज नंबर देखें तो 90 + 2 अगेन 92, तो यहाँ पे भी चार्ज कंजर्व रहता है। अब मैं एक पार्टिकल के डिके की बात करता हूँ, बच्चों गौर से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखें आपके पास है यहाँ पे एक न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता है। व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर न्यूट्रॉन डिके हो तो ऐसा जाहिर सी बात है, हमने कहा कि इस डिके के बाद ऐसे कोई पार्टिकल्स बनने चाहिए कि फिर उनका जब हम चार्ज सम करें तो वो आंसर भी आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखें ज़रा आपके पास है यहाँ पे ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज है 0। जब ये डिके हुआ तो इससे बना एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये मैं फर्दर आप लोगों को बताऊंगा कि यही जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के डिके होने से बनता है। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं माइनस बीटा पार्टिकल, यानी यही आपके पास क्या होता है, बीटा पार्टिकल, जो न्यूट्रॉन के डिके होने से बनता है। ठीक है, बहरहाल इस पे हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, न्यूट्रॉन पे था कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन डिके हुआ तो प्रोटॉन बन गया जिसपे है पॉजिटिव चार्ज, साथ में एक इलेक्ट्रॉन बन गया जिसपे है नेगेटिव चार्ज। ये एक एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है, या हम फर्दर देखते हैं कि एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है। अच्छा, बात जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि देखें प्रोटॉन के ऊपर है प्लस चार्ज, तो जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही किस पे भी होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो प्लस चार्ज न्यूट्रॉन को विल कैंसिल आउट द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बीटा नेगेटिव पार्टिकल। तो प्लस माइनस माइनस सेम चार्जेस हैं, सेम वैल्यूज हैं, तो प्लस माइनस माइनस 0 आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास देखें जो डिके का प्रोसेस था न्यूट्रॉन का, उससे पहले भी चार्ज 0 था, और जो आपके पास न्यूट्रॉन डिके हो चुका है तो उसके बाद भी चार्ज आपके पास अल्टीमेटली 0 ही आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी बच्चों। इसी में फिर ये जो लास्ट बात है एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में वो यही बातें आप लोगों को बताता है
कि जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स रहते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स, और इस पूरे रिएक्शन के दौरान जो आपके पास चार्ज है वो कंजर्व रहता है, इसलिए कि चार्ज आपके पास जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इसको एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। तो आई गेस कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो बातें हैं वो अब आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं यहाँ नीचे आप लोगों को जो है वो डिस्प्ले करवा रहा हूँगा, या सामने आप लोगों को डिस्प्ले हो रही होगी, तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके तो अपने पास जो भी आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशन में ये सारी बातें लिख सकते हैं। बाय द वे, एक्सप्लेनेशन या इंट्रोडक्शन ये वर्डिंग मैंने बुक से ही उठाई है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये कहते रहते हैं कि एग्जामिनर जो हैं वो ज़्यादातर चूँकि बुक्स को फोकस करते हैं, जो कि इतना ज़्यादा की बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ लिखनी है, कहाँ से लिखनी है, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ताहम अगर इस हवाले से आप लोगों के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें बुक वाली ही जो मटेरियल है वो चाहिए, तो मैंने इसी चीज़ के लिए फिर जो इंट्रोडक्शन है इसमें भी बुक वाली बातें ही ऐड की हैं, और जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी बुक वाली बातें ही ऐड की हैं। आप लोगों की इवन स्टेटमेंट भी वही है, सिर्फ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे, ताकि थारोली आप लोगों को मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो सके, वो मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं जी इसमें सेकेंड लॉ विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बच्चों देखें, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। वो पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं उनको कंबाइनली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो मजमूई तादाद है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियॉन या न्यूक्लियॉन नंबर। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर डिके इस के दौरान आपके पास इस न्यूक्लियर रिएक्शन या डिके से पहले और बाद में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो आपके पास कांस्टेंट रहने चाहिए। तो आसान सी बात कि द कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स refers to the principle that the total number of nucleons remains constant before and after a nuclear reaction or decay। तो होप्स हो कि स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। फर्दर जब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो ये बात मजीद क्लियर होगी। देखिए, ये एग्जांपल्स मैंने एग्जैक्टली पहली वाली वो एग्जांपल लिखी है जो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है उसी को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो एटॉमिक मास को हम एटम के सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। अब जरा इस रिएक्शन पे आप लोग गौर कीजिए, यहाँ पे हीलियम और नाइट्रोजन का एग्जैक्ट यही रिएक्शन मैंने वापस यहाँ पे बताया। अब इस हीलियम का जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो है 14, और जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियॉन नंबर है, सॉरी हीलियम का है 4 यानी अल्फा पार्टिकल का, और नाइट्रोजन का है आपके पास 14। तो 14 + 4 आपके पास टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं रिएक्शन से पहले, वो है आपके पास 4। 14 + 4 18। अब देखें, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो इसके बाद जो ऑक्सीजन का आइसोटोप मिलता है आपको, इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं 17, और जो प्रोटॉन है इसमें कितने न्यूक्लियॉन है, ऑब्वियसली चूंकि एक ही प्रोटॉन है तो नंबर और हो जाएगा 1। तो 17 + 1 18। तो 14 + 4 18 और 17 + 1 18 आपके पास जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो रह रहे हैं कंजर्व। सिमिलरली यहाँ पे मैंने आपको एक इंटरेक्शन का जो है वो प्रोसेस बताया है, यानी ये बेसिकली फिशन के दौरान ये प्रोसेस होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो फिशन प्रोड्यूस करता है यूरेनियम 235 में। इस रिएक्शन के दौरान ये एक न्यूट्रॉन है जो कि यूरेनियम के साथ आके मर्ज होगा या मिलेगा। अब जरा देखें तो यूरेनियम में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो हैं 235। एक न्यूट्रॉन है, चूंकि ये भी जाके न्यूक्लियस यूरेनियम के साथ ही अल्टीमेटली ऐड हो रहा है, तो जो आपके पास रिएक्शन से पहले जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो आ जाएंगे 236। अब जरा गौर करें कि जब ये फिशन प्रोड्यूस होती है तो आपके पास एक बैरियम का एलिमेंट मिलता है, क्रिप्टॉन का मिलता है, और 3 न्यूट्रॉन्स हमें मिलते हैं। अब जरा इस बैरियम का जो न्यूक्लियॉन नंबर है उसको लिखें 141, जो आपके पास क्रिप्टॉन का है इसको लिखिए, ये है आपके पास 92। और देखें ये 3 न्यूट्रॉन्स भी अल्टीमेटली चूंकि हमें इसी रिएक्शन से ही मिले ना, तो वो भी इसमें हो जाएंगे ऐड। तो 3 + 2 5 और 1 6 9 4 13 और एक कैरी 236। तो देखें 236 रिएक्शन से पहले भी और 236 रिएक्शन के बाद भी। इट मीन्स कि आपके पास किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो न्यूक्लियॉन नंबर हैं वो रह रहे हैं कंजर्व। बच्चों ये याद रखें कि देखें ये न्यूक्लियॉन नंबर का कंजर्व रहना, यानी अब मैं ये एक्सप्लेनेशन में जो बात बताने जा रहा हूँ
वो आपने क्या लिखनी है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो न्यूक्लियॉन नंबर का कंजर्व रहना है ये हमें ये बताता है कि न्यूक्लियॉन्स कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, वो कंजर्व रह रहे हैं, तो मीन्स देयर एग्जिस्ट अ फोर्स जो कि इन न्यूक्लियस के अंदर इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करके रखती है। बच्चों इसी फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि थोड़ी सी शॉर्ट रेंज होती है, यानी आपके पास जस्ट विद इन द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करती है। और फर्दर आप लोग इस यूनिट के एंड पे जाके एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ये पढ़ेंगे कि जैसे मैटर की जो बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है, वो है एटम। एटम आगे फर्दर मिलके किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसी तरह से जो आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये भी आगे फर्दर मजीद पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये किन पार्टिकल्स के दरमियान एक्ट करेगी? ऑब्वियसली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान। यानी अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ एग्जिस्ट करती है? क्वार्क्स के दरमियान। ठीक है, और याद रखें कि यही वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो कि हमें ये बताती है कि कैसे आपके पास जो एटॉमिक लेवल है उसके ऊपर सिमेट्री पाई जाती है और कैसे आपके पास जो मैटर है वो बिहेव करता है एट दिस एटॉमिक लेवल। ठीक है, इसके बिहेवियर को एटॉमिक यानी मैटर के बिहेवियर को एटॉमिक लेवल के ऊपर समझने में भी ये हेल्प करती है। और फाइनली बच्चों इन्हीं बातों के साथ आपकी टेक्स्ट बुक वाला इस आर्टिकल को करता है कंक्लूड कि आपके पास, जैसे मैंने आपको इसी एक्सप्लेनेशन में बताया, आप बेशक इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं कि कैसे ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन, ये दोनों लॉज जब किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान वैलिड रहते हैं तो इनकी वैलिडिटी हमें फिर ये बताती है कि कैसे एटॉमिक लेवल के ऊपर सिमेट्री पाई जाती है, एटम्स जो आपके पास मैटर है वो कैसे बिहेव करता है। और याद रखें कि ये जो लॉज हैं ये जैसे दिखने में हमने सिंपल कैलकुलेशन करके बता दिया कि ठीक है ये 235 और एक 236 ये भी आपके पास कांस्टेंट नंबर आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे भी। तो ये एक्सपेरिमेंटली और एक्सटेंसिवली यानी बार बार इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान के थ्रू इन तमाम लॉज को जो है वो वेरीफाई किया गया है। ठीक हो गया? तो आई होप कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद वो कहता है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान यानी जो डिके का प्रोसेस है उसके दौरान जो एटम है यानी अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 3 तरह के जो पार्टिकल्स और रेडिएशंस हैं वो इमिट कर सकता है। नंबर 1 अल्फा पार्टिकल, नंबर 2 बीटा पार्टिकल और नंबर 3 गेमा पार्टिकल। तो अब हम वन बाय वन इन तीनों को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब एट द एंड हम लोग डिस्कस करते हैं अल्फा पार्टिकल क्या चीज़ है, बीटा पार्टिकल क्या चीज़ है और गेमा रे क्या चीज़ है। अच्छा देखें, इसमें मैंने ये जो डिफरेंस टेबल बनाया है तो 3 4 5 बातें हमने इसमें जो है वो डिस्कस करनी है। इनमें जो डिफरेंसेस, सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल बना किस चीज़ से होता है, यानी किस चीज़ को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। देखें अल्फा पार्टिकल की कंपोजिशन ये है कि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। तो अगर आप हीलियम न्यूक्लियाई को देखेंगे तो हीलियम का जो न्यूक्लियाई है बच्चों, उसमें भी अगर आप देखें तो 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी लेक्चर्स में भी ये चीज़ डिस्कस की है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होता है। यानी अल्फा पार्टिकल की कंपोजिशन क्या होती है? अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई composed of 2 protons and 2 neutrons। बात समझ में आ गई? अब जाहिर है अगर इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं तो इसका मैस कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 एटॉमिक मैस यूनिट, या इसको अगर आप किलोग्राम्स में लिखें तो 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg। अच्छा, यहीं पे अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो चूंकि अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन्स हैं? 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? +2e। अच्छा, ये जो आयोनाइजिंग और पेनिट्रेटिंग पावर है इनको मैं एंड पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब बीटा पार्टिकल्स की तरफ आ जाएं तो मैंने जैसे लेक्चर में भी ये बताया आपको कि वो पार्टिकल जो आपके यानी वो इलेक्ट्रॉन, ये बेसिकली आपके पास क्या है? ये आपके पास एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ से आता है? न्यूक्लियस से, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था। तो देखिए जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं बीटा नेगेटिव पार्टिकल और दूसरा कहलाता है बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। अगर आपके पास न्यूक्लियस में, चूंकि 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन डिके होता है तो उससे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपके पास एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, सो दैट के प्लस माइनस माइनस चार्ज कंजर्व रहे। जैसे स्टार्ट में आपके पास 0 था तो एंड पे भी 0 रहे। तो इस वजह से एक पार्टिकल लिमिट होता है बीटा नेगेटिव, और इसके साथ एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है।
ये हम आगे एंटी पार्टिकल और एंटी मैटर वाले टॉपिक में इंशाल्लाह ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये एंटी न्यूट्रिनो क्या चीज़ है या ये न्यूट्रिनो क्या चीज़ है। इस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए ये इस चीज़ पे फोकस करें कि अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन डिके हो, ठीक है, तो इस सूरत में आपके पास एक प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है टू कंजर्व द चार्ज। इसी ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के डिके होने से न्यूक्लियस में बनता है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम बीटा नेगेटिव पार्टिकल कहते हैं। और अगर आपके पास न्यूट्रॉन के बजाय प्रोटॉन डिके हो जाए तो इस सूरत में न्यूट्रॉन एक इमिट होगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो फिर इसी के जैसा चार्ज को कंजर्व रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का यूँ समझ लें कि एंटी मैटर पॉजिट्रॉन इमिट होता है, जिसका मैस तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बट चार्ज अपोजिट होता है। तो इसी पॉजिटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल को ही हम क्या कहते हैं, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक हो गया। तो दो तरह के पार्टिकल्स हैं बीटा पार्टिकल्स, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। क्योंकि हमने कहा कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो ऑब्वियसली फिर इनका जो मैस होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, सिर्फ चार्जेस अगर आप देखेंगे तो वो डिफरेंट होंगे। बीटा पॉजिटिव का प्लस ई होगा और बीटा नेगेटिव का माइनस ई होगा, विच इज ई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, विच इज दी एलिमेंट्री चार्ज, जो कि आपके पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स। अच्छा, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की बात करने के बाद हम आते हैं गेमा रे के ऊपर। याद रखें कि गेमा पार्टिकल नहीं है, गेमा एक रे है, रेडिएशन है, और रेडिएशन की जो रेडिएशन का मैस नहीं होता, चार्ज नहीं होता। जैसे हम फोटॉन्स की बात करते हैं ना, तो आपके पास जो गेमा रे है बेसिकली ये फोटॉन से मिलकर बनी है। या आपके कंसेप्ट को समझाने के लिए देखें ना, कभी आपने ये सुना है कि लाइट की रे ट्रेवल कर रही है, उसका मैस इतना नहीं, यानी क्योंकि लाइट फोटॉन से मिलकर बनी होती है, फोटॉन्स आर मैसलेस। तो देयरफॉर जो गेमा रेडिएशंस हैं वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, लाइक एक्स रेज, लाइट रेज, और इसी वजह से ये मैसलेस भी हैं और चार्जलेस भी हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो कंपोजिशन, मैस और चार्ज आई होप कि अल्फा, बीटा और गेमा पार्टिकल्स के लिए आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करता हूँ इनकी आयोनाइजिंग और पेनिट्रेटिंग पावर, एक थोड़े से इंटरेस्टिंग वे में कंसेप्ट को समझाने के लिए। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों पार्टिकल्स में से सबसे ज़्यादा मैसिव कौन है, तो आप ऑब्वियसली ये कहेंगे, चूंकि इसमें देखें ना 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मैस है 4 एटॉमिक मैस यूनिट। ये उससे जो है कम मैसिव है और ये तो बिल्कुल मैसलेस है। समझ आ गई बात? तो ये जो मैसेज के हवाले से बात है, यानी ये सबसे ज़्यादा वजनी है, आप यूँ कहते हैं कि मोटा है, ये उससे थोड़ा सा पतला है और ये सबसे पतला है। अच्छा, अब अगर हम एक मोटे आदमी को किसी रश से गुजारना चाहें तो वो जल्दी गुजर जाएगा, या पतला आदमी? तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि मोटा आदमी जो है वो रश में से गुजरते हुए टाइम लगाएगा। इसी वजह से अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेट करने की पावर है, किसी चीज़ में से गुजरने की पावर है, वो होती है लोएस्ट। जबकि चूंकि बीटा पार्टिकल इसके मुकाबले में थोड़ा सा पतला होता है, तो ये इसके मुकाबले में लोएस्ट तो नहीं गुजरेगा, लेकिन थोड़ा सा मीडियम अंदाज में ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है। लेकिन गेमा रे चूंकि सबसे पतली है, इसका मैस सबसे कम है, यानी मैसलेस है, या मैस है ही नहीं, मैसलेस है, तो ऑब्वियसली इसकी जो पेनिट्रेट करने की पावर है, किसी जगह से गुजरने की पावर है, वो सबसे ज़्यादा हाई होगी। पेनिट्रेशन पावर की बात क्लियर होगी। आयोनाइजिंग पावर देखें, आयोनाइज करने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को छीनना, ठीक है ना। जब ये एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए ना, तो उसमें वो क्या बन जाता है, एक आयन बन जाता है। अब ज़रा गौर से मुझे ये बात बताएं कि किसी चोर को अगर किसी जगह पे चोरी करने के लिए ज़्यादा टाइम दिया जाए तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा ना। तो क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अल्फा पार्टिकल है मोटा, उसको रश से गुजरते हुए, भीड़ से गुजरते हुए टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए उसको चोरी का मौका ज़्यादा लगेगा, तो वो ज़्यादा आयोनाइजिंग करेगा। ठीक है, यानी उसकी आयोनाइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा, वो चोरी वहाँ से ज़्यादा कर सकता है, एटम्स को या गैसेस को या किसी भी सब्सटेंस को ज़्यादा आयोनाइज कर सकता है। उसके मुकाबले में जो है आपके पास बीटा पार्टिकल, तो चूंकि वो अल्फा के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है, लिहाजा थोड़ी चोरी को मीडियम ही रखेगा। ठीक है, तो जो आपके पास बीटा पार्टिकल है, सॉरी गेमा रे है, तो गेमा रे तो चूंकि जल्दी से पेनिट्रेट करके गुजर गई थी, लिहाजा इसने कुछ थोड़ी बहुत चोरी की होगी, 5-10 का नोट। तो अब होप्स हो कि ये आपको आयोनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर एक इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों का कंसेप्ट बन गया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन को डीपली स्टडी किया है। फर्दर हमने अल्फा, बीटा और गेमा पार्टिकल्स के बारे में अपने कंसेप्ट बनाए हैं, सो दैट कि हम यूनिट में मज़ीद आगे प्रोसीड करने के काबिल हो जाएं।
आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।